ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योगपति, पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हितों के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभाले हुए टाटा ग्रुप को बढ़ा दिया। आज हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि डिसीजन लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। इस लाइन को पूरी तरह से खुद पर अप्लाई करने वाले इंसान, जिन्होंने अपना बदला अपनी सक्सेस से लिया। यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। ये ऐसे शख्स हैं जिनका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह गोद लिए हुए पुत्र हैं। यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसे शख्स हैं दोस्तों जो अलग मिट्टी के बने हैं। अब इन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या एक सफल बिजनेसमैन कहें, ये आप ही डिसाइड करें। ये अपने कुल मुनाफे का 66% दान कर देते हैं। यह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। देश पर कभी भी कोई आपदा आई हो, इस दानवीर ने दिल खोलकर पैसा दान किया है। जब हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, उस टाइम भी इन्होंने 1500 करोड़ रुपए भारत सरकार को दान दिए थे। दोस्तों, रतन टाटा जी के लव लाइफ की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, रतन टाटा जी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इसके पीछे बहुत सारी अटकनें लगती रही, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने दिल में ही दबाए रहे। आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा कर ही दिया। इसमें इन्होंने बताया कि कार्नेल यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद ये लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू कर देते हैं और ये यहाँ पर 2 साल तक नौकरी करते हैं। तभी उन्हें वहाँ रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह आज भी अपने उन 2 सालों के पलों को अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन समय मानते हैं। वह दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह दोनों ही शादी करने का मन भी बना चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुंची। अपनी दादी से अधिक लगाव और 7 साल से अधिक न मिल पाने के कारण वह वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वह इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। वह लड़की तो तैयार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। यह बात साल 1962 की थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण ही उस लड़की के पेरेंट्स ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने वादा किया वह युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आ जाएंगी। इसी भरोसे रतन टाटा अपनी दादी के पास वापस लौट आए। वह भारत में आकर उस महिला का इंतज़ार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह उनके पास ज़रूर आएंगी। उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा होता गया। आखिर में उन्हें खबर मिली। उस महिला के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। यह खबर सुनकर उन्हें काफ़ी गहरा धक्का लगा। उनका दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था। उनसे यह वादा भी किया था कि वह उसी से शादी करेंगे, लेकिन उस महिला का किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए ज़िंदगी भर का शादी न करने का कारण बन गया। यह बात साबित करती है कि रतन टाटा अपने वादों और उसूलों के कितने पक्के हैं, और यही चीज़ उनके कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण है। रतन टाटा का नाम रतन नवल टाटा है और इनका जन्म एक संपन्न और प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। इनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। इनकी माता का नाम सोनू और इनके पिता का नाम नवल हुर्मुसजी टाटा था। ये एक पारसी परिवार से संबंध रखते हैं। साल 1948 में इनके माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है। तब इनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। इस डाइवोर्स के बाद इनके पिता नवल टाटा ने सिमोन नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से इनके पिता को एक और बेटा हुआ जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया था। इस छोटी सी उम्र में इनके माता पिता का डाइवोर्स इनके लिए एक बड़ा सदमा था।
मानसिक रूप से काफ़ी टूट गए थे, इसलिए रतन उनके सौतेले भाई नोएल की परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई द्वारा की गई। ये दादी के अत्यधिक प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाज़बाई नवाज़ व दादा नवाज़ टाटा निसंतान थे, इसलिए नवाज़बाई ने हुरमुस जी टाटा के पुत्र नवल हुरमुस जी को गोद ले लिया। हुरमुस जी टाटा इन्हीं की कपड़ा मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने मुंबई के द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में दाखिला ले लिया। जब वो 15 वर्ष के थे तब उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के राइवर्डल कंट्री स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सन 1958 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इसी दौरान उन्हें IBM में जॉब की ऑफर आई, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। इन्होंने कभी अपने नाम का फ़ायदा नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसे काम भी किए। इनका ऐसा मानना है कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचूंगा। रतन टाटा के कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक यह टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि इनके दादाजी का मानना था जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से जान नहीं लेंगे तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इसी बात को उन्होंने भी फॉलो किया। इसके बाद 1970 में इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में इन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई। यह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पर जा रही थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से उन्हें जल्द ही बंद करना पड़ा। यह उनकी लाइफ का पहला फेलियर था। इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिल सकी। यह कंपनी भी बंद हो गई। फिर 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी कि अगले 21 साल में लगातार मेहनत करके ये टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपैंड करते गए। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रतिवर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से इन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू कर दिया। टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों ने इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। यह कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की खुद की थी। उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने अपने साझेदारों के साथ इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटों तक चली थी और उस टाइम फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम यह कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा। यह बात रतन टाटा को दिल में लग गई। वह रातों रात डील को छोड़कर वापस चले आए। वे इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से इस बात का जवाब देना था। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया।
उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। 2008 के आते आते यह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उसी समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिलफोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिलफोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा ग्रुप के मुख्यालय पर पहुंचे, जिस तरह रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पर पहुंचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस बार भी बिलफोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई जो पिछली मीटिंग में उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिलफोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा है, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिलफोर्ड को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है। यही सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। रतन टाटा जी के दानशीलता का भी कोई जवाब नहीं है। हमारे देश में जब भी संकट आया है, रतन टाटा हमेशा हमारे देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। आज टाटा ग्रुप में 100 से भी अधिक कंपनियां हैं, जिसमें TCS, टाटा केमिकल, नेल्को लिमिटेड, तनिष्क, टाटा स्टील, टाटा स्काई, टाटा चाय, द ताज ग्रुप, टाटा टेक्नोलॉजी, इस तरह की सैकड़ों कंपनियां टाटा ग्रुप में शामिल हैं। आज हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ टाटा कंपनी का प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं, अब चाहे नमक हो या फिर कुछ और। दोस्तों, इस समय TCS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नटराज चंद्रशेखरन वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद चुना था। दोस्तों, रतन टाटा जी की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। रतन टाटा जी पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजे गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।